एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, आज फिर से न्यू टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर जो चर्चा का विषय रहेगा थ्रू आउट द सेशन, वो स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स के बारे में रहेगा। स्टैटिक एंड डायनामिक। तो इन सब में जाने से पहले पहले इनके जो वर्ड्स हैं, शाब्दिक अर्थ, पहले उनको समझते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक आखिर है क्या। आप लोगों ने हार्ट का रिदम देखा होगा, जो ऐसे 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 करके फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऐसे टाइप के। करेक्ट। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं, ये कुछ डायनामिक होते हैं, यानी कि इनमें फ्लक्चुएशंस और चेंजेस बोलूँ तो होता रहता है। लेकिन और ये कब होता है? जब इंसान जिंदा होता है। लेकिन जब इंसान ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो यही जो उसके रिदम है, हार्ट बीट है, वो कैसे हो जाते हैं? वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा। तो ये क्या है? ये फिर स्टैटिक है, यानी कि वो फिर बिल्कुल स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। तो ये है दोनों के एग्जाम्पल सहित शाब्दिक अर्थ कि स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, एक ही पोजीशन में, और डायनामिक्स मीन्स फ्लक्चुएशंस और चेंजेस। ठीक। चलिए, अब इसके बारे में पूरा सेशन डेडिकेटेड है और पूरा एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टैटिक और डायनामिक के मीनिंग्स क्या हैं, और आपस में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी जानेंगे। चलिए, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स क्या है? The word static has been taken from physical science. It points to a position of complete rest. बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल रेस्ट में है। In other words, by static is meant a position where there is the absence of any movement. या फिर आप उसको ऐसा बोलो कि जो स्टैटिक है वो एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर मूवमेंट का एब्सेंस है, मतलब वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक। चलिए, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स हैज़ इट्स डिफरेंट मीनिंग इन इकोनॉमिक्स। लेकिन जो स्टैटिक का जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स के टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है। इट डजेंट पॉइंट टू अ पोजिशन ऑफ कंप्लीट रेस्ट और नो मूवमेंट। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स ये नहीं बताता, मतलब कोई पोजीशन नहीं बताता जो कि कंप्लीट रेस्ट में है या फिर मूवमेंट नहीं हो रहा, ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स में नहीं है। इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक रेफर्स टू सिचुएशन। इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक का, वो क्या रेफर करता है कि एक ऐसा सिचुएशन वेयर देयर इज अ मूवमेंट, बट मतलब मूवमेंट तो है, बट दिस मूवमेंट इज कंटिन्यूअस, सर्टेन, रेगुलर एंड कांस्टेंट। प्लीज़ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक का मतलब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैटिक रेफर करता है इकोनॉमिक्स में कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पर मूवमेंट तो है, लेकिन मूवमेंट कैसे हैं? कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सर्टेन है, आप लोगों को मालूम है, रेगुलरिटी है और कांस्टेंट है। ये है इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स, और सॉरी स्टैटिक। जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स डजंट डील विद द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है वो डील नहीं करता किससे कि आपको मालूम ही नहीं है, और वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। फॉर एग्जांपल, आज 8 रुपए आपके प्याज के दाम हैं, और कल के परसों में वो बिल्कुल फ्लक्चुएट होके 80 रुपीज़ के आसपास चला गया 1 kg का दाम। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड उछाल है, ये स्टैटिक में देखने को नहीं मिलता। स्टैटिक में देखने को मिलेगा आज 8 है, कल भी 8 रुपीज़ है, परसों भी 8 रुपीज़ है, यानी कि 1 kg का बिल्कुल फ्लक्चुएशंस नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल रेगुलर है और सर्टेन है। देयर आर नो विंड फॉल चेंजेस और फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर कोई विंड फॉल चेंजेस नहीं है, ना ही कोई भी फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इसके बारे में प्रोफेसर हैरेड बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैरेड, एन इकोनॉमी इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट, जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर जो आउटपुट का रेट है वो कांस्टेंट है, और उसी को वो क्या बोलते हैं? स्टैटिक। ऐसा किसने बोला? प्रोफेसर हैरेड ने बोला। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिपीटेड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन अ स्टैटिक इकोनॉमी। नो चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकर। कोई चेंजेस ही नहीं होते, बिल्कुल कांस्टेंट चले जाते हैं रेगुलर वे में।
फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका ताकि और क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाई 5%। इंडिया का जो नेशनल इनकम है NI, वो कितने से बढ़ता है? वो 5% के दर से बढ़ता है। कौन सी ईयर में? 1977 और 78, ठीक। Was also the increase in 1978 और 79 and 1979 and 80 was also, मतलब कि 78 में, 1978, 79, इवन 1979 एंड 80 में भी जो नेशनल इनकम है वो किस पर बना रहा? वो 5% के दर पे बना रहा। सी was also 5%. द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड अ स्टैटिक। और ये जो नेशनल इनकम का जो स्टडी है, ये कहाँ किस में आ जाएगा, किस कैटेगरी में? क्योंकि नो फ्लक्चुएशंस इज हियर, रेगुलरिटी है यहाँ पर, कांस्टेंट है 5% पर। तो बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज द सेम। यस, इसमें भी 5%, इस ईयर में भी 5%, इसमें भी और इसमें भी। भाई जो फ्लक्चुएशंस है, यानी कि जो मूवमेंट्स हुए वो बिल्कुल रेगुलरिटी में हुए, बिल्कुल इक्वल हुए। In other words, this study of India's national income shows the Indian economy pass through a stationary state। यानी कि ये किसके बारे में बोल रहा है? स्टेशनरी स्टेट, एक इक्विलिब्रियम की अवस्था में है वो इकोनॉमी, क्योंकि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है वहाँ पर इन ईयरों में, इन सालों में, ठीक। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करते हुए जो JR हिक्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स covered that part of economy theory where we do not trouble about dating। जहाँ पर कोई वैसा ट्रबल नहीं आता। क्या बोल रहे हैं? अगेन एक बार पढ़ते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू JR हिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिक्स, जो इकोनॉमिक स्टैटिक्स है, जो मतलब जो अवस्था है कांस्टेंट वाली, वो क्या कवर करता है? कवर्स द पार्ट ऑफ, वो कवर करता है अर्थव्यवस्था की, वी डू नॉट ट्रबल अबाउट डेटिंग, जहाँ पर कोई ट्रबल नहीं होता। किसके बारे में? डेटिंग के बारे में। तो स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या है, क्या स्कोप है, क्या उसके इम्पॉर्टेंस है, वो देख लेंगे। स्टैटिक इकोनॉमी ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक्स। जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे अर्थव्यवस्था में। इसको आगे बताते हुए कहते हैं प्रोफेसर हैरड कि स्टैटिक्स विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमिक्स। होल इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बारे में और एलेबोरेटली आगे जानेंगे और जानने के लिए ट्राई करेंगे। We explain the importance and scope of static economics as under. First, it is the simple and easy method of economic analysis. Obviously, कोई fluctuations नहीं है तो आप easily, ये easy method है, calculation में भी easy, क्योंकि same. It is easier to understand and economical in thought। हाँ, रेगुलरिटी बना है, कांस्टेंट है, तो भाई इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। इट इज़ द बेसिस, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का प्रिंसिपल है जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं फॉलो करते थे। हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे जो मैक्रो वाला है कि जिसको काट के फिर जॉन मेनार्ड केन्स ने फिर मैक्रो वाला लाया था पार्ट, कि क्लासिकल फ्री ट्रेड के बारे में बोलते हैं, और जो केन्स बोलते हैं कि नहीं, फ्री ट्रेड होगा तो कैसे, इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। जो इनविजिबल हैंड्स हैं, जो क्लासिकल बोलते थे, और वो बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इट बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड। कौन सेट करेगा प्राइस? मार्केट। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड विच वॉज फेवर्ड बाई सी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हियर लाइक एडम स्मिथ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। जो एडम स्मिथ जी थे वो इंटीग्रल पार्ट है किसके? स्टैटिक इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ये बात करते थे फ्री ट्रेड के, इनविजिबल हैंड्स के। रॉबिन्सन्स डेफिनेशन इज ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। जो रॉबिन्सन्स हैं उनका भी जो विषय था, मतलब बातचीत का जो विषय था, जो चर्चा का उनका टॉपिक था, वो भी किसका था? स्टैटिक इकोनॉमिक्स का था। रॉबिन्स डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। वो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो किसके बारे में स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स, एंड्स के बारे में, और जो रिसोर्सेस स्केयर्स हैं, विच हैव अल्टरनेटिव यूज़, जिसके हम लोग अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। दिस डेफिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स, और ये पार्ट किसका है? स्टैटिक इकोनॉमिक्स का है। फोर्थ पॉइंट,
स्टैटिक इकोनॉमिक्स गिव नॉलेज ऑफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है वो किसके बारे में हमें ज्ञान देता है? हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। इट टेल अस दैट प्राइस इज डिटरमिन वेयर डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड इज इक्वल। वो बताते हैं कि प्राइस कहाँ पर इक्वल होगा? जहाँ D इज इक्वल्स टू S होगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हम लोग प्राइस को डिटरमाइन कर पाते हैं। सिमिलरली इनकम इज इन इक्विलिब्रियम। इनकम के बारे में बोलता है कि इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो कब इक्विलिब्रियम में होगा? जहाँ पर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की, जैसा कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्लान्ड सेविंग्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? प्लान्ड सेविंग। इसके बराबर होगा क्या? नेशनल इनकम। और इनकम आपका भी या फिर कंट्री का भी, ऐसा स्टैटिक इकोनॉमिक्स में बोला गया है। हम अगेन रिपीट, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक का मतलब डिफरेंट है। यहाँ मूवमेंट तो होते हैं लेकिन जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, सर्टेन होते हैं, आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड भी होते हैं। अनएक्सपेक्टेड उछाल स्टैटिक इकोनॉमिक्स में नहीं देखने को मिलते। इनके फेवर में जो एडम स्मिथ थे मोस्टली वो इंटीग्रल पार्ट थे स्टैटिक इकोनॉमिक्स के, क्योंकि वो स्टेशनरी स्टेट के बारे में बताते थे इकोनॉमिक्स में। अब जो नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ द डायनामिक इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, डायनामिक मीन्स फ्लक्चुएशंस। ठीक उसके अपोजिट जो कि हम लोग स्टैटिक में पढ़ा कि स्टैटिक में क्या था? रेगुलर था, कांस्टेंट था, एक्सपेक्टेड था, रेगुलरिटी बना था, सर्टेन था। ये ठीक उसके अपोजिट है। अनसर्टेन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, इरेगुलर होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। The concept of dynamics is derived from physics. It's also derived from physics. It refers to a state where there is a change such as movement. ये उस अवस्था के बारे में बताता है जहाँ पर movements होते हैं, fluctuations होते हैं। Tides of the sea, a bird flying in the sky are example of dynamics. But what dynamic has a different meaning in economics? यहाँ भी अर्थव्यवस्था में जो डायनामिक का मीनिंग है वो भाई डिफरेंट है। We have known that there is movement in statics also, but this movement is certain, regular and expected. हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्टैटिक्स में भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट होते हैं वो सर्टेन होते हैं, रेगुलर होते हैं और एक्सपेक्टेड होते हैं। While dynamics refers to that movement which is uncertain, unexpected and irregular. Therefore, an aeroplane flying in the sky is in dynamic state only if its direction, height, speed are uncertain. जब वो uncertain होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? डायनामिक बोलेंगे। We know from day-to-day experience that fluctuations occur in the economy quite often. हम लोग देखने को मिलता है इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, आज 5% में मार्केट गिरा, कल कुछ परसेंट, मतलब फ्लक्चुएशंस ही फ्लक्चुएशंस होते हैं जो कि रियलिस्टिक है। वी नो फ्रॉम डे टू डे, मतलब अपना अनुभव है भाई, इसमें देखा जा सकता है। टीवी में भी आए दिन न्यूज़ेस देखते हैं और फ्लक्चुएशन सब लोगों को इकोनॉमी में पता चलता है कि आज ये हुआ, आज वैसा हुआ, आज एलपीजी के दाम घटे बढ़े, सब्सिडी बढ़ाया घटाया, आज बैंक के दर घटे बढ़े, मतलब रेगुलरली हैं हम लोग, इन सब से फैमिलियर हैं डायनामिक से। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शन अबाउट सच फ्लक्चुएशंस। और हम लोग मतलब प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। कैसे ही करेक्ट प्रिडिक्ट करें जब सब कुछ अनसर्टेन है यहाँ पर। द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक्स इज नियरर टू रियलिटी। यस, बिल्कुल रियलिटी के पास है भाई। इन डायनामिक इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक कंजप्शन फंक्शन हो गया, इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब कुछ कैसे हैं? डायनामिक स्टेट है, फ्लक्चुएशन से भरे। In the real world, economic variables like population, capital, techniques of production, fashions, habit, etc. do not change at constant rate. ये कांस्टेंट रेट के साथ नहीं चेंज होते, इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आज कुछ फैशन में है, कल कुछ फैशन में है, कल कुछ। पहले ऐसा अच्छा जीन्स था, फिर फटा जीन्स आया, फिर हाफ जीन्स आया, शॉर्ट्स आए, मतलब डिफरेंट टाइप के। The rate of changes is different at different times. Again,
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, द रेट ऑफ चेंज, जो चेंज का जो दर है वो डिफरेंट होगा हर एक डिफरेंट टाइम पीरियड पर, कॉल्ड डायनामिक। करेक्ट। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझते हैं ताकि और इस पर पकड़ बना सके। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री में इंक्रीज एट रेट ऑफ 2%। किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो कितने दर से बढ़ रहा है? 2% के दर से। इन द फर्स्ट ईयर 3%, इन द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में कितना? 3%, 5% in the third year. If other economic variables change at unequal rates, the rate of output will also change at different times. भाई डिफरेंट ईयर में डिफरेंट चेंजेस, कभी 2% देखने को मिला, फिर कभी 3% देखने को मिला, कभी 5% देखने को मिला, एट इक्वल अनइक्वल रेट से। हाँ, द रेट ऑफ आउटपुट विल ऑल्सो चेंज एट डिफरेंट टाइम्स। भाई सब कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर, तो अनएक्सपेक्टेड बना हुआ है, इरेगुलरिटी बनी हुई है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट प्रोडिक्शन। तो फिर आप करेक्ट प्रोडिक्शन कैसे करोगे? इतना इरेगुलर, इतना अनसर्टेन। तो इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है डायनामिक इकोनॉमिक्स का? चलिए फिर इसको भी देखते हैं कि डायनामिक इकोनॉमिक्स इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सिंस 1925। से ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें रियलिस्टिक सीन देखने को मिला। Though the principle advocated by Clark and Aftelian were dynamic in nature, yet their main purpose was to explain the business fluctuations. उनका जो main purpose था वो fluctuations, क्योंकि हम लोगों को business में ज़्यादा fluctuations देखने को मिलते हैं। After 1925, dynamic economics become popular not only in business fluctuations, और 1925 में तो business में fluctuations का purpose था, but after 1925 dynamic economics सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फ्लक्चुएशन का विषय बनकर नहीं रह गया, बट ऑल्सो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड ग्रोथ मॉडल में भी इसको देखा जाने लगा, और इसको समझ में आने लगा कि यस, डायनामिक्स होते हैं और मतलब अनएक्सपेक्टेड उछाल आते हैं। वो क्या थे? जैसे द फॉलोइंग पॉइंट्स एग्जाम्पल एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक्स। पहला, स्टडी ऑफ टाइम एलिमेंट। आप जब स्टडी करेंगे टाइम एलिमेंट का, जैसे टाइम एलिमेंट ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डायनामिक इकोनॉमिक्स। टाइम एलिमेंट जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका डायनामिक इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसर्निंग कंटिन्यूअस चेंज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। पाथ ऑफ चेंज कैन बी स्टडी ओनली इन डायनामिक इकोनॉमिक्स। और आप ये कहाँ या स्टडी कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायनामिक इकोनॉमिक्स में ही कर सकते हैं। ट्रेड साइकिल, सबको मालूम है ट्रेड साइकिल, व्यापार का जो व्यापार चक्र होता है वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखते हैं। इवन कि हम लोग जो हमारे इकोनॉमिक्स के फ्रेटर्निटी हैं वो तो ये डायग्राम से बहुत ही फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये तो साइकिल है, यही तो ट्रेड साइकिल है। तो क्या बोलते हैं कि थियरीज ऑफ ट्रेड साइकिल हैव बीन एडवोकेटेड ओनली थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक्स। थियरीज ऑफ ट्रेड साइकिल आर बेस्ड, इसी पर तो बेस्ड है डायनामिक इकोनॉमिक्स में। क्या रेफर करता है कि रेफर टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ द डिफरेंट टाइम पीरियड। वो फ्लक्चुएशंस बताते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के, शॉर्ट टाइम पीरियड के, लॉन्ग टाइम पीरियड के, ऐसा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बेसिस ऑफ मेनी इकोनॉमिक थियरीज। डायनामिक इकोनॉमिक्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक्स बिकॉज मेनी इकोनॉमिक थियरीज आर बेस्ड ऑन इट। बहुत सारे इकोनॉमिक्स डायनामिक इकोनॉमिक्स का बेस है। फॉर एग्जांपल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट थियरी, जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थियरी है, जो मैक्रो का पार्ट है, थियरी ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन, आर बेस्ड ऑन डायनामिक इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो का जो पार्ट है वो मोस्टली जो बेस है वो किसका बेस है? डायनामिक इकोनॉमिक्स का, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो स्टैटिक वाला था वो फ्री ट्रेड पर, वो जो फ्री मार्केट पर बिलीव करता था, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स लोग फेवर कर रहे थे उसका। लेकिन यहाँ तो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ रियलिटी है। More flexible approach, yes, dynamic analysis is more flexible. Models regarding the possibilities of economic change can be development in dynamic analysis. Yes, there is a chances to changes in the economy, बहुत chances हैं changes होने के। That is why it has been found a useful mode of study. Fluctuations होंगे, yes, this is a mode most useful.
Dynamic economics is also useful in solving the problems of economic planning, economic growth and trade cycle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रियलिस्टिक अप्रोच है भाई, बिल्कुल रियलिस्टिक है. डायनामिक इकोनॉमिक एनालिसिस इज नियरर टू द रियलिटी. In the real world, economic variables like national income, consumptions, etc. change irregular. There is very fluctuations here. Uncertain है. Moreover, economic variables of previous period also affect the present economy. भाई previous जो period था उसमें कुछ देखा, प्रेजेंट में कुछ देखा, अब आने वाला फ्यूचर को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मे बी वो घट सकता है, मे बी बढ़ सकता है. हाउ कैन यू? आप तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे. एंड टाइम्स एलिमेंट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक. डायनामिक इकोनॉमिक्स में एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है जो टाइम एलिमेंट है. ये एलिमेंट है. हाँ, सीधा इसको काट के मैं ऐसा लिख देती हूँ. एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन डायनामिक इकोनॉमिक्स में, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव है. आप इसी को ही देखिए ना, इसी में तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी उतार चढ़ाव. आप नेक्स्ट कैसे इमेजिन करोगे कि वो लॉन्ग पे जाएगा, वो शॉर्ट होगा, वो जो साइकिल है वो कैसे होगा, वो शॉर्ट उछाल करेगा या फिर लॉन्ग उछाल होगा? आप बिल्कुल ही प्रिडिक्ट उसे नहीं कर पाओगे. और यही रियलिटी भी है इकोनॉमी की. कब क्या किसको क्या पता भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है. करेक्ट. तो स्टैटिक तो कुछ है नहीं कि हाँ जो आज है वो भी कल होगा, आने वाले कल में भी वही देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जो दिन आएंगे उसमें भी वो होंगे, ऐसा तो है नहीं. काफ़ी उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं. तभी तो हम लोग कुछ प्लानिंग करके रखते हैं कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, तो हम लोग इससे बच सकते हैं. हम लोग पॉलिसीज़ खरीदते हैं, हम लोग LIC के बीमा खरीदते हैं. ये सब क्यों करते हैं? इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि उतार चढ़ाव हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं. तो ये था आज का सेशन. हम लोगों ने जाना आज के सेशन में कि क्या था मीनिंग स्टैटिक और डायनामिक इकोनॉमिक्स का. साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है और एक्चुअल में ये इकोनॉमी को कैसे बताता है कि स्टैटिक क्या और डायनामिक क्या. होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.